फरवरी के दिन गणित की परीक्षा होने वाला है और आज का यह वीडियो आपके लिए रामबाण साबित होने वाला है, क्योंकि गणित के वायरल क्वेश्चन आपको बताने वाले हैं जो आपके सीधे परीक्षा में पूछा जाएगा। आपको समझना है कि 17 फरवरी का दिन है और आप गणित की परीक्षा दे रहे हैं। एक एक प्रश्न को आप सॉल्व कीजिए, आपको इस वीडियो के माध्यम से पता चलेगा कि आपकी तैयारी कितनी हुई है, क्योंकि जैसा क्वेश्चन यहाँ पे देखने को मिल रहा है सीधे आपकी परीक्षा में देखने को मिलेगा। तो जल्दी से पहले चैनल को सब्सक्राइब लाइक कर दीजिए और दोस्तों में शेयर कीजिए। मां सरस्वती का नाम लीजिए, आपका रिजल्ट काफी बढ़िया आएगा। इसी बात पे लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आइए देखते हैं कि वीडियो में प्रश्न क्या क्या कह रहा है। तो आइए देखते हैं पहला प्रश्न क्या कह रहा है। देख रहे हैं कि आपके स्क्रीन पे पहला प्रश्न काफी कमाल का प्रश्न है। प्रश्न कह रहा है कि एक्स अक्ष पर स्थित किसी बिंदु के निर्देशांक क्या होता है। अगर आपको पता है तो जवाब दिए, नहीं पता है कोई दिक्कत नहीं, हम आपको बताएंगे तो याद करते चले जाइएगा। तो बिल्कुल इसका राइट जवाब हो जाएगा कि एक्स अक्ष पर किसी बिंदु का जो निर्देशांक होता है वो क्या होता है, तो एक्स कमा 0 होता है। ठीक है, आप सभी को पता है कि एक्स का जो वैल्यू जो होता है वह पहले होता है और वाई का वैल्यू बाद में होता है। तो एक्स कमा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। चलिए आगे बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, तो अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे है। स्क्रीन पे प्रश्न कह रहा है कि बिंदु -1,0 किस अक्ष पर स्थित है। यह अक्ष बताना है कि -1,0 है वह किस अक्ष पे स्थित है। तो यह एक्स अक्ष पे स्थित है, क्योंकि जो है आपको हमने पहले ही बताया कि एक्स का वैल्यू पहले रहता है। तो वैल्यू आपको पहले दे दिया गया है 1, यानी कि यह एक्स का वैल्यू आपको दे दिया गया है। वाई क्या हो गया यहाँ पे 0 हो गया है, यानी कि एक्स अक्ष की बात की जा रही है कि -1,0 जो है वह कहाँ पे है, तो वह एक्स अक्ष पे है। चलिए आगे बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न हम सभी का क्या कह रहा है, तो देखिए अगला प्रश्न हम सभी का काफी बढ़िया प्रश्न। देखिए आपके पास समय काफी कम है, इसलिए हम लोग जल्दी जल्दी करेंगे। ठीक है, जो डाउट्स होगा नीचे कमेंट करके जरूर पूछ लीजिएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है। और चैनल को सब्सक्राइब फटाफट से कर लीजिए, तो चैनल को सब्सक्राइब नहीं तो आपको आगे से वीडियो नहीं मिलेगी। और लाइक करके वीडियो दोस्तों में भी शेयर कर दीजिए। प्रश्न कह रहा है अगला कि यदि m एक धनात्मक पूर्णांक है तो धनात्मक विषम पूर्णांकों का जो रूप होता है वह क्या होता है। यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया गया है, तो इसका बिल्कुल राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी कि 4m+ जो होता है वह 1 के रूप के होता है। ठीक है, क्या होता है 4m+1 के रूप में, क्या चीज विषम पूर्णांक पूछ रहा है। ठीक है, जैसे मान लीजिए 4 हम m के जगह है कोई 1 मान लेते हैं। ठीक है, 1 आप +1 करते हैं तो 4 में 1 से गुणा करेंगे कितना हो जाएगा जी, तो 4 हो जाएगा और 1 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 5। 5 क्या है, विषम पूर्णांक है, बिल्कुल विषम पूर्णांक है। तो इस प्रकार से m का वैल्यू हम लोग रखेंगे और उसमें एक जोड़ देंगे तो हमेशा क्या आएगा, वो हमारा ये हम सभी का विषम ही पूर्णांक आएगा। इसलिए ये ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका सी नंबर बिल्कुल ही राइट उत्तर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे प्रश्न देखिए, काफी कमाल का प्रश्न है। प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन अपरिमेय नहीं है। अपरिमेय नहीं है कहने का मतलब हो गया वो अपरिमेय होना चाहिए। और यहाँ पे देखिए आपको 4 ऑप्शन दिया गया इस प्रकार से, और यहाँ पे उत्तर क्या होगा, तो बिल्कुल इसका राइट जवाब जो हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर डी नंबर हो जाएगा। डी नंबर क्यों होगा, आइए ध्यान से देखते हैं। देखिए कह रहा है कि अपरिमेय नहीं है, मतलब कि वह परिमेय होना चाहिए, यानी परिमेय का मतलब हो गया कि वो P/Q के रूप में लिखा जाना चाहिए। तो P/Q के रूप में हमने आपको बताया कि ऑप्शन नंबर डी ही होगा। क्यों होगा, ध्यान से देखिए, क्योंकि जो आपका 3 है, 3 और रूट है इसमें 75 है। ठीक है, उसके बाद से इसमें रूट का 48 है। ठीक है, अब देखिए अगर हम लोग ये रूट से बाहर अगर करते हैं इसको, तो देखिए हम जो है 3 तो 3 रहने देते हैं, पहले आपको रूट में ही इसको गुणखंड कर देते हैं। गुणखंड करिएगा तो 5 × 5 × 3 लिख सकते हैं आप, रूट 75 को लिख सकते हैं ना, 50 25 25 75। ठीक है, उसी प्रकार से अगर 48 को लिखना चाहें तो 4 × 4 × क्या लिख सकते हैं, 3 लिख सकते हैं। तो 4 चौका 16, 16 तिहाई 48। ठीक है, अब चलिए इसे हम लोग क्या करते हैं, अब बाहर करते हैं। तो 3 और ये जो होता है वह 2 में से 1 बाहर चला जाता है, यानी कि 5 बाहर हो जाएगा, रूट का 3 बच ही जाएगा। ठीक है, नीचे क्या हो जाएगा 4 बाहर चला जाएगा, रूट का 3 हो जाएगा। ठीक है, रूट 3 से रूट 3 कट गया, 5 3 15 15 और नीचे हो गया 4। तो आप ये देख सकते हैं कि ये P/Q के रूप में आ गया। इस प्रकार से क्या होगा, ऑप्शन नंबर आपका डी नंबर बिल्कुल राइट उत्तर हो गया। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। अगला नंबर देखिए, प्रश्न से कह रहा है कि बिंदु -3,5 किस पाद में है। ठीक है, किस पद यहाँ लिखा गया है, पाद आपका होना चाहिए, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है, पद भी है तो आप समझ लीजिए। देखिए कह रहा है -3,5, तो देखिए यहाँ पे अंक से कोई मतलब नहीं रहता है। अगर दोनों संख्या प्लस रहती, दोनों संख्या प्लस प्लस में, ठीक है, देखिए प्लस और माइनस यहाँ पे बात होती है, तो दोनों संख्या अगर प्लस रहती तो प्रथम पाद में हो जाता है। लेकिन अगर वह पहला संख्या माइनस और दूसरा का संख्या प्लस में होती है तो द्वितीय होती है। दोनों संख्या अगर माइनस में दी होती रहती तो वो तृतीय पाद होता, और पहला प्लस में दिया गया था और लास्ट वाला माइनस में दिया गया होता है, यानी कि दूसरा पद माइनस में दिया गया होता तो वह आपका होगा चतुर्थ होता। लेकिन यहाँ पे क्या दिया गया है आपका माइनस और प्लस, यानी कि पहला माइनस दिया गया, दूसरा प्लस में दिया गया है। इसका मतलब क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा। ठीक है, चलिए बात करते हैं अगला नंबर प्रश्न की। अगला नंबर प्रश्न आप सभी का क्या कह रहा है, तो अगला नंबर जो प्रश्न है वह प्रश्न हम सभी का है, आपके स्क्रीन पे प्रश्न कह रहा है कि y अक्ष पर स्थित किसी बिंदु के निर्देशांक क्या हो सकते हैं। y अक्ष पे तो हमने आपको x अक्ष वाले बताया था, यहाँ पे आपको y अक्ष पे बताना है। तो आप सभी को पता है कि x अक्ष को होगा तो आपको क्या होगा, x, 0 होता है। ठीक है, अगर y अक्ष पे होगा क्या होगा, तो आपका 0, y होगा। ठीक है, तो 0, y कहां पे दिया गया जी, तो 0, जो y दिया गया, कह रहे देखिए y अक्ष पर किसी बिंदु का, तो 0, y होगा, यानी कि ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे आपका डी नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न हम सभी का कह रहा है क्या, ये क्या कह रहा है, तो अगला प्रश्न आप सभी का देख सकते हैं। प्रश्न हम सभी का कह रहा है कि 2 cos²
60 डिग्री, ठीक है, का वैल्यू कितना होगा, यानी कि मान कितना होगा। तो देखिए आप सभी को पता है कि cos 60 डिग्री का जो वैल्यूज होता है वो 1/2 होता है, लेकिन कह रहा है कि इसका स्क्वायर, तो कर देते हैं इसका स्क्वायर, कह रहा है कि 2 से गुणा, इसमें 2 से गुणा, तो हमने कर देता है यहाँ पे 2 से गुणा। अब देखिए यहाँ ध्यान दीजिएगा, 2 तो 2 हो गया, अब 1/2 के है स्क्वायर करेंगे तो 1 का स्क्वायर 1 होगा, 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा। अब देखिए 2 दूनी 4, यानी कि कितना हो गया, 1/2 हो गया। तो 1/2 क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी नंबर हो जाएगा। इस प्रकार से आपका मैथ का क्वेश्चन काफी मतलब जल्दी जल्दी बनता है और काफी आसान होता है, ठीक है। बस आपके सोचने पर डिपेंड करता है कि इस तरीके से आप सोच रहे हैं। और मैथ का क्वेश्चन जो भी आपको हम बताते हैं उसे आप घर पे बैठ करके कॉपी लेकर के प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है। और यही सभी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा। अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है कि tan जो है वो -θ का मान जो होता है क्या होता है। तो देखिए ये होता -tan θ हो जाएगा, क्या हो जाएगा, -tan θ। यहाँ पे दिया गया ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा, ठीक है। चलिए जो भी बच्चे अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया फटाफट से लाइक कर दीजिए, चैनल पे पहले बनाया सब्सक्राइब कीजिए जिससे कि आपको आगे से वीडियो मिले, फटाफट कर लेंगे। चलिए अगला प्रश्न है कि 1,1 जो है वह का मसा क्या होगा, यानी कि HCF जो होगा वह क्या होगा। क्या क्वेश्चन है कि 1,1, ठीक है। तो देखिए हम लोग HCF काफी अलग अलग तरीके से भी निकालते हैं, जिस तरीके से आप निकालना चाहे, जैसे मान लीजिए गुणखंड से निकाले तो A हो गया और 1 हो गया, A का गुणखंड कीजिएगा तो 1, A होगा और 1 का कीजिएगा तो 1 ही होगा। हमने आपको बताया था, ये आप जानते भी कि जो मिलता है वही आपका मसा होता है, तो 1 मैच कर रहा है, यानी कि 1 क्या हो जाएगा, आपका मसा हो जाएगा, ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी नंबर हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न हमसे क्या कह रहा है कि बहुपद 5y² - का 14y + का 8 के शून्यकों का योग क्या होगा। देखिए यहाँ पे शून्यकों का योग कर रहा है, शून्यकों का योग करने का मतलब हो गया कि अल्फा प्लस बीटा पूछ रहा है, तो अल्फा प्लस जब बीटा पूछ रहा है तो अल्फा प्लस बीटा का एक ये होता है, आपका सूत्र होता है कि -b/a, ठीक है। अब देखिए -b, तो माइनस हो गया b का वैल्यू क्या है, यहाँ पे -14 है, तो हमने रख दिया यहाँ पे -14/a का वैल्यू क्या निकलेगा यहाँ पे 5, हमने रख दिया यहाँ पे 5। अब देखिए माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, प्लस हो गया, प्लस 14/, क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा, तो 14/5 क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी दिया गया, ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, राइट उत्तर हो जाएगा। समझ में आ रहा है ना, बिल्कुल। चलिए आगे बात करते हैं। अगला नंबर प्रश्न देखिए, काफी बढ़िया प्रश्न है। प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस द्विघात बहुपद के शून्यकों का योग -4 और गुणनफल -5 है। कहने का मतलब यह है कि ये पूछ रहे कि द्विघात बहुपद क्या होगा यदि शून्यकों का योग जो दिया गया, यानी कि अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू अगर -4 दिया गया हो और अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू अगर का -5 दिया गया हो, तो द्विघात बहुपद बता दीजिए। तो द्विघात बहुपद बताने के लिए एक फॉर्मूला होता है, यानी कि सूत्र होता है। सूत्र क्या होता है कि x² - अल्फा प्लस बीटा इंटू x प्लस अल्फा इंटू बीटा, ठीक है। इस सूत्र से आपको बैठा देनी है, आपका आंसर आ जाएगा। जैसे कि x² तो x² हमने लिख दिया, माइनस तो माइनस, अल्फा प्लस बीटा का मान कितना देगा, -4, हमने रख दिया -4 इंटू एक्स, ठीक है, प्लस तो प्लस, अल्फा इंटू बीटा क्या आ गया, -5, तो -5 हमने इसको रख दिया। इसके बाद से आगे हम लोग इसे सॉल्व करेंगे। देखिए x² तो x², माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, यहाँ पे हो जाएगा 4, उसमें x से गुणा कर देंगे हो जाएगा 4x, ठीक है। ये यहाँ से अब प्लस माइनस माइनस हो गया, यानी कि हो जाएगा 5, यानी कि हम लोग आंसर क्या आ गया, x² + 4x - 5। अब देख लीजिए कि x² + 4x - 5 जो आपका ऑप्शन दिया गया है, ये कहाँ पे दिया गया है, तो ये दो ऑप्शन में तो दिया नहीं गया, हाँ इसमें आपको दिया गया ऑप्शन नंबर डी में, ठीक है। तो आपका डी नंबर जो होगा क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट जवाब हो जाएगा। समझ में आ रहा है ना, बिल्कुल डी जवाब क्या हो जाएगा आपका, बिल्कुल राइट जवाब हो जाएगा। अगला देखिए, अगला प्रश्न हमसे क्या कह रहा है, काफी बढ़िया प्रश्न है। प्रश्न कह रहा है कि द्विघात निम्नलिखित में कौन सी अभाज्य संख्या, देखिए अभाज्य संख्या कहने का मतलब क्या होता है कि जिसका 2 से ज्यादा कोई गुणखंड ना निकले, यानी कि 2 से ज्यादा किसी संख्या से वो विभाजित ना हो। जैसे यहाँ पे काफी सारे क्वेश्चन ऑप्शन दी गई है, तो यहाँ से हम देख रहे हैं कि जो 13 आपका दिया गया, 13 ये बिल्कुल राइट होगा। क्यों होगा, देखिए 13 है, 13 का आपका अगर विभाजित करेंगे 1 से विभाजित होगा, 13 से विभाजित होगा, इसके अलावा किसी और दूसरे संख्या से विभाजित ये नहीं हो सकती है। सो ये नहीं होगी, तो इसलिए आपका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी नंबर हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट ऑप्शन आपका सी नंबर हो जाएगा। इस प्रकार से चलिए, इस प्रकार से कोई भी क्वेश्चन आएगा आपको फटाफट से बना देनी है। अभी तक जो भी बच्चे लाइक नहीं किए वीडियो को, यार प्लीज लाइक कर दीजिए, इतने मेहनत से वीडियो बनाई जाती है, तो लाइक कर दीजिए, चैनल पे पहले बार सब्सक्राइब कर दीजिए। अगला प्रश्न कह रहा है कि यदि ए और बी अभाज्य संख्या हो तो लसा ए बी का क्या होगा। देखिए कह रहा है कि ए और बी जो है आपका एक अभाज्य संख्या, ठीक है, इसका लसा क्या होगा। तो अभाज्य संख्या इसका मतलब हो गया, अभाज्य संख्या होगी तो आपको गुणा कर देना है कि ए इंटू बी होगी या फिर ए बी होगी। कहाँ पे दिया गया, ऑप्शन नंबर सी दिया गया, ए बी कहिए तो या ए इंटू बी कहिए तो बात तो एक ही है, यानी कि ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका सी नंबर बिल्कुल ही राइट जवाब हो जाएगा। अगला देखिए, अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे प्रश्न क्या है, आराम से भी क्या है कि किसी समकोण त्रिभुज में यदि एक भुजा का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर हो तो पहली भुजा के सामने का कोण जो होता है वह समकोण होता है। यह प्रमेय जो है किसका है, क्या चीज है। देखिए ये आपका त्रिभुज हो गया, ये कह रहा है कि एक भुजा का वर्ग, यानी कि मान लीजिए यहाँ पे ए बी हो गया, यहाँ पे सी हो गया, कह रहा है कि ए बी का स्क्वायर अगर बी सी स्क्वायर बराबर ए सी स्क्वायर अगर होता है, यानी कि ये लंब और ये आधार
के जो स्क्वायर करके अगर जोड़ते हैं तो कर्ण के स्क्वायर के बराबर होता है। ठीक है, आपका हमारा कर्ण होता है, कर्ण के स्क्वायर के बराबर होता है, तो ये और होता है तो इसके सामने का जो कोण होता है क्या होता है, समकोण होता है, यानी कि 90 डिग्री होता है। तो ये आपका कौन सा परिमेय है, तो यह पाइथागोरस का विलोम है। क्या हो जाएगा, पाइथागोरस का विलोम है, यानी कि ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका डी नंबर बिल्कुल राइट जवाब हो जाएगा। अगला नंबर प्रश्न देखिए, प्रश्न कह रहा है कि बिंदु 4,6 और -4 -6 जो है वह स्थित कहां पे है। तो देखिए ये कार्य जो आपका तल होती है, ये आपका जो स्थित है, यहाँ पे आपको पता है कि यहाँ पे y होती है, यहाँ पे आपको माइनस का y होती है, यहाँ पे x होती है और यहाँ पे माइनस का x होती है। तो कह रहा है कि -4 और -6, तो देखिए ये y x के दोनों ओर स्थित है, यानी कि इसका जो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन कहाँ पे दिएगा, ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है कि y x की क्या है, दोनों ओर दिया गया है। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। अगला प्रश्न जो है हम सभी का क्या कह रहा है, तो ध्यान दीजिएगा, प्रश्न हम सभी के कह रहा है कि संख्या 2,13, ठीक है, 2.131131131113 डॉट डॉट है, यह कौन सी संख्या, तो यार ऐसे ही दिखाई दे रहा है कि एक यह अपरिमेय संख्या है, तो ये क्या हो जाएगा आपका अपरिमेय संख्या हो जाएगा, अपरिमेय, यानी कि ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी नंबर हो जाएगा। ठीक है, जिसपे डॉट डॉट आ जाए, रेकरिंग आ जाए, सब क्या कौन सी संख्या होती है, अपरिमेय होती है। अगला नंबर प्रश्न देखिए, काफी बढ़िया प्रश्न है कि दो धनात्मक पूर्णांक a और b दिए रहने पर यदि अद्वितीय पूर्ण संख्या विद्यमान है कि a बराबर bq प्लस r, जहां 0 जो है वह छोटा है या बराबर है r से, छोटा है किससे, b से, उपयुक्त तथा निम्न में से किसके लिए है यह, तो आप सभी को पता है कि यूक्लिड विभाजन परिमेय के लिए है, यानी कि ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी नंबर आपका बिल्कुल ही राइट हो जाएगा, यूक्लिड विभाजन परिमेय के लिए है। चलिए अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे है, प्रश्न क्या आंसर होगा, बिंदु -12, -18, ठीक है, का भुज क्या होगा। देखिए एक होता है भुज और एक होता है आपका कोटि। क्या होती है, एक होते है भुज और एक होती है कोटि। तो भुज और कोटि होती है, देखिए जो पहला होता है वो भुज होता है और दूसरा होता है वो कोटि होता है किसी भी संख्या में। तो जो भी बच्चे अभी तक लाइक नहीं किए लाइक कर दीजिए, चैनल पे पहले बना सब्सक्राइब कीजिए, फटाफट से कीजिए, तो जल्दी से सब्सक्राइब चैनल को कर लीजिए। चलिए तो यहाँ पे देखिए पहला वाला भुज होगा, दूसरा वाला कोटि होगा। तो पहला वाला भुज क्या है, -12 है, यानी कि -12 क्या हो जाएगा, -12 आपका आंसर जो हो जाएगा ई नंबर बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। इस अगला नंबर प्रश्न देखिए, काफी शानदार प्रश्न है। प्रश्न कह रहा है कि √2, √8, √18, √32 का सारवंतर क्या होगा। सारवंतर कहने का मतलब क्या होगा कि डी का वैल्यू पूछ रहा है, तो डी का वैल्यू निकालने के लिए क्या होता है, a2 - a1 होता है, यानी कि दूसरा पद में से पहला पद को हम लोग हटा देते हैं। तो यहाँ पे डी बराबर क्या होगा, दूसरा पद दिया गया है √8 दिया गया है -√2। अब इसको घटाने के लिए हम सभी जानते हैं कि ये रूट में इसका जो दोनों का जो होगा वो दोनों आपको एक समान होनी चाहिए, यानी कि दोनों रूट में ही होनी चाहिए। तो 2 है तो 2 होनी चाहिए, यानी कि √8 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2√2 लिख सकते हैं, -√2 हो गया। अब देखिए √2 में से हम लोग √2 को बाहर कर देंगे, यानी कि एक √2 गायब हो जाएगा, 2 रूट है, 2 √2 है, इसका कहने का मतलब है कि 2 √2 है। ठीक है, यानी कि 2 √2 है, तो 2 √2 में से एक √2 ये बाहर हो जाएगा, कितना बचेगा, केवल √2 बचेगा। तो यानी कि केवल √2 जो आपका ऑप्शन जो आपका ए नंबर दिया गया है, ये ए नंबर क्या हो जाएगा आपका बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए, अगला तो आप सभी याद किए होंगे। प्रश्न कह रहा है कि cot स्क्वायर थीटा निम्नलिखित में से किसके बराबर होता है, cot स्क्वायर थीटा। तो देखिए cot स्क्वायर जो थीटा होता है, आप सभी को पता है कि कोसेक स्क्वायर थीटा -1 होता है। किसके बराबर होता है, कोसेक स्क्वायर थीटा -1 के बराबर होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर जो आपका सी कह रहा है वो बिल्कुल राइट उत्तर है। चलिए अगला प्रश्न, काफी जबरदस्त प्रश्न है। प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन बहुपद नहीं है। देखिए यहाँ पे बहुपद आपको बताना कि बहुपद इसमें से कौन जो है वह इसमें से बहुपद नहीं है। ठीक है, तो इसका जो बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा क्या हो जाएगा आपका, देखिए यहाँ पे जो है थोड़ी सी ऑप्शन गड़बड़ है, क्योंकि यहाँ पे जो ऑप्शन होगा आपका यहाँ पे रूट लगना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे 3√x प्लस यहाँ पे x√2 ऐसा ऑप्शन होगा, ऑप्शन बी नंबर। ठीक है, ये थोड़ा सा ऑप्शन जो है यहाँ पे गड़बड़ लिखा चुका है। ठीक है, इसके लिए कोई दिक्कत नहीं है, आपको ऐसा ऑप्शन होगा तो ये हो जाएगा क्या चीज, ऑप्शन नंबर बी ही आपका बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा। क्या होना चाहिए यहाँ पे ऑप्शन कि 3√x प्लस x√2। ठीक है, और हम लोग का यह बहुपद नहीं है, क्योंकि देखिए हम लोग को जो ये x को वैल्यू होनी चाहिए, रूट में कभी नहीं होनी चाहिए। हम लोग का द्विघात बहुपद नहीं कहता है कि x की वैल्यू रूट में होनी चाहिए। ठीक है, इसलिए चलिए तो अगला नंबर प्रश्न हम सभी क्या कह रहा है कि बहुपद π/2x² में एक्स स्क्वायर का गुणांक जो है वह क्या है, यानी कि गुणांक का मतलब होता है कि एक्स स्क्वायर में किस संख्या से गुणा किया गया है। तो π/2 है, यानी कि π/2 से ही गुणा किया गया है, किसमें, एक्स स्क्वायर में। तो यानी कि π/2 जो आपका ऑप्शन नंबर ए दिया गया है, ये आपका ए नंबर जो होगा ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा। काफी बढ़िया प्रश्न है, ये आपके एग्जाम में कई बार पूछा जाता है, तो इसको आपको ध्यान में देना है। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। अगला प्रश्न है आप सभी के स्क्रीन पे कि बहुपद 5x³ प्लस 4x² प्लस 7x का घात क्या है। अब देखिए जब भी घात पूछा जाएगा ना, तो आपको क्या ध्यान देनी है कि जो सबसे ज्यादा अंक वाला घात होगा वही आपका घात हो जाएगा। जैसे कि यहाँ पे 5x³ है, तो क्यूब से ज्यादा तो कोई है नहीं, यानी कि क्यूब हो जाएगा, यानी कि 3 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी नंबर आपका बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा। समझ में आ रहा है ना। चलिए आगे बात करते हैं अगले प्रश्न की।
अगला नंबर बहुत बढ़िया प्रश्न कह रहा है हम सभी का कि समीकरण निकाय, यानी कि समीकरण यहाँ पे दिया गया है कि 6x माइनस 2y प्लस 9 बराबर 0 और यहाँ पे दिया गया है 3x माइनस वाई प्लस 2l बराबर 0 का आलेख दो सरल रेखाएं हैं जो कि किस प्रकार से है, ये समपाती है, समानांतर है, या फिर केवल एक बिंदु पर प्रतिच्छेदी करती है, या फिर इनमें से कोई नहीं। देखिए जब भी ऐसा आपके एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो आपको घबराना नहीं है, काफी इजी होता है। इसको याद करने के लिए क्या होता है कि a1/a2 बराबर b1/b2 आपको याद करना होता है इस प्रकार से। तो सबसे पहले हमको a1/a2 निकालेंगे, तो a1 का वैल्यू कितना है 6 है, अब बटे a2 का वैल्यू कितना है 3 है, तो 6 में हम 3 से भाग देंगे तो कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, 3 दूनी 6। चलिए अब इसी प्रकार से b1/b2 करेंगे तो b1/b2 हो जाएगा, तो b1 का वैल्यू क्या है, फिर यहाँ पे देख रहे हैं कि 2 माइनस का 2 है, और उसके b2 का वैल्यू क्या है तो माइनस का 1 है। इसको भी कटाएंगे, क्या होगा माइनस माइनस हो जाएगा, कट जाएगा, प्लस हो जाएगा, 2 में 1 से भाग देंगे कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। अब देखिए c1/c2, जब c1/c2 हम यहाँ पे कर पा रहे हैं तो 9 क्या 12 हो जाएगा। जब इसको कटाएंगे तो ये अब 2 नहीं आएगा, नहीं ना आएगा। इसका कहने का मतलब ये हो गया कि a1/a2, ध्यान दीजिएगा, ये जो बात हम आपको कह रहे हैं इसको समझिएगा। इसका कहने का मतलब हो गया कि a1/a2 ठीक है बराबर b1/b2 बराबर नहीं है c1/c2। कहने का मतलब यह है कि दो को मान बराबर है, यानी कि a1/a2 बराबर b1/b2 है, लेकिन c1/c2 नहीं है, इसलिए हम लोग कह सकते हैं कि यह समानांतर है, यानी कि ऑप्शन क्या हो जाएगी, ये बी नंबर बिल्कुल जो होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। समझ में आ रहा है? चलिए तो जब भी ऐसा आएगा कि तीसरा पद बराबर नहीं होगा, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, वह आपका समानांतर हो जाएगा। चलिए ठीक है, आगे बात करते हैं। अगला प्रश्न बहुत बढ़िया प्रश्न है। प्रश्न कह रहा है कि यदि रैखिक समीकरणों का युग्म संगत है तब उनके द्वारा निरूपित रेखाएं जो होंगी वो किस प्रकार से होंगी, ये आपको बताना। देखिए एक बात याद करके रखिएगा कि जब भी कहे कि यदि रैखिक समीकरणों का युग्म जो है संगत है, किस प्रकार से है, युग्म जो है संगत है, तो संगत जब भी होता है उनके द्वारा जो निरूपित जो रेखाएं होंगी वह प्रतिच्छेदी या फिर संपाती होती है, या तो प्रतिच्छेदी होती है या फिर संपाती, यानी कि ऑप्शन क्या हो जाएगा, इसमें जो डी नंबर दिया गया है ये डी नंबर आपका जो हो जाएगा वह बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा। समझ में आ रहा है ना? चलिए आगे बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला देखिए बहुत बढ़िया प्रश्न है, बहुत ही शानदार प्रश्न है। प्रश्न कह रहा है कि 1 + tan² जो थीटा होता है वह किसके बराबर होता है। ये भी आप लोग याद किए होंगे कि 1 + tan² थीटा जो होता है किसके बराबर होता है, तो sec² थीटा के बराबर होता है। किसके बराबर होता है, sec² थीटा, यानी कि ऑप्शन क्या दिया, ऑप्शन नंबर ए में ही दिया गया sec² थीटा, तो ऑप्शन आपका ए नंबर जो दिया गया है आपका बिल्कुल क्या हो जाएगा, राइट उत्तर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं अगले प्रश्न की। चलिए तो अगला प्रश्न बहुत ही शानदार प्रश्न है, जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा तो ध्यान दीजिएगा, बहुत ही इजी है। कह रहा है कि sin 72 डिग्री का वैल्यू कितना होगा, sin 72 यानी कि sin 72 डिग्री का जो मान होगा वो क्या होगा। तो देखिए आपको क्या करना होता है, यहाँ पे एक छोटा सा ट्रिक अपनानी होती है कि आप सभी तो जानते हैं sin 90 - थीटा किसके बराबर होता है, sin 90 - थीटा। ठीक है, तो देखिए sin 90 - थीटा हम लोग कितना रखेंगे ताकि 72 आ जाएगा, तो हम लोग 18 रखेंगे ताकि 72 आ जाएगा। 90 में से 18 घटाएंगे तो 72 आ जाएगा ना। इसका मतलब हो गया कि हमने साइन, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, इसका मतलब हो गया कि साइन 72 डिग्री के बदले हम लोग ये लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, साइन 72 डिग्री के बदले लिख सकते हैं कि साइन 90 - 18, यानी कि 90 में से 18 घट जाएगा तो 72 आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पे साइन 90 - 18 हो गया। अब देखिए अब हम सभी को एक फॉर्मूला याद है कि साइन 90 - थीटा जो होती है वह cos थीटा के बराबर होती है, यानी कि ये हो जाएगा cos थीटा, तो cos के cos और थीटा की जगह अब तो हमने क्या लिखा है 18 रखा है, यानी कि 18 आपका आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 18 हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी नंबर आपका बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा। समझ में आ रहा है ना? चलिए बिल्कुल काफी इजी तरीके से आपको समझना है। चलिए कोई भी दिक्कत होता है नीचे कमेंट करके हमें बता देना है। अगला देखिए बहुत ही बढ़िया प्रश्न है और काफी बच्चे कहेंगे सर ये हमें समझ में नहीं आएगा क्योंकि लंबा लग रहा है, त्रिकोणमिति का क्वेश्चन है। तो त्रिकोणमिति से भागना नहीं है, काफी ईजी होता है, सबसे आसान देखिए त्रिकोणमिति होता है। क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में 1 + tan² थीटा, देखिए क्वेश्चन क्या है, 1 + tan² थीटा इंटू cos थीटा इंटू का sin थीटा किसके बराबर होता है। ठीक है, क्वेश्चन क्या कह रहा है, 1 + tan² थीटा इंटू cos थीटा, ठीक है, इंटू sin थीटा किसके बराबर होता है, तो आपको ये बताना था। ध्यान दीजिएगा, आप सभी को हमने बताया कि 1 + tan² थीटा किसके बराबर होता है, sec² थीटा के बराबर होता है, ये होता है, हमने आपको अभी बताया। चलिए अब उसके बाद से cos थीटा हमने लिख दिया, sin थीटा हमने लिख दिया। अब देखिए एक चीज आपने फिर जानते हैं कि sec² थीटा जो होता है 1/cos² थीटा के बराबर होता है। ठीक है, अब इंटू cos² थीटा इसको हमने बता लिया और इन दोनों को हम सेम उसी प्रकार से रख देंगे, यानी कि cos थीटा और इसका sin थीटा दोनों का हमने रख दिया। चलिए अब ध्यान देंगे 1/, जब cos² थीटा है तो एक cos से एक cos गायब हो जाएगा, यानी कि बच क्या जाएगा, केवल 1/, की cos थीटा बच जाएगा और इंटू का sin थीटा बच जाएगा। ठीक है, इतना बच गया। अब देखिए अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, गुणा करेंगे, तो 1 में sin थीटा से गुणा करेंगे तो हो जाएगा sin थीटा बटे की cos थीटा। अब ये sin थीटा बटे की cos थीटा आ गया, तो हम सभी जानते हैं कि sin थीटा बटे cos थीटा होती है किसके
बराबर, तो tan थीटा के बराबर। तो tan थीटा कहां पे दिया गया है? ऑप्शन नंबर सी दिया गया है। बस आपका ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल राइट उत्तर हो गया। कुछ नहीं करना, बस थोड़ी सी आपको फॉर्मूला याद करके रखनी है। फॉर्मूला याद होगा तो आपको सारी चीज याद हो जाएगा। और वैसे फॉर्मूला हम एक स्पेशल वीडियो बना देंगे जिससे कि आपको दिक्कत नहीं होगा। तो इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए, दोस्तों में भी शेयर कर दीजिए। उसी प्रकार से एक और क्वेश्चन है जो कि काफी इजी है। कह रहा है कि 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है, इंटू कह रहा है सीक स्क्वायर थीटा। आपको पता है तो फटाफट से सॉल्व करके बताइए। तो बिल्कुल क्या होगा इसका आंसर? बिल्कुल फटाफट से नीचे बताइए। आप सभी को पता है कि 1 माइनस साइन स्क्वायर जो थीटा होता है वह cos स्क्वायर थीटा के बराबर होता है। बिल्कुल। और अभी हमने आपको बताया कि सेक स्क्वायर जो थीटा होता है वो होता है 1/cos स्क्वायर थीटा के बराबर। तो यह देख रहा है कि ये cos स्क्वायर थीटा से ये cos स्क्वायर थीटा कट गया, यानी कि बच गया केवल 1, यानी कि आपका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी 1। ठीक है, 1 हो गया आपका आंसर। बिल्कुल इसी तरीके से। नहीं तो आपका बहुत सारी इसमें तरीका होता है। इसमें हो सकता है आप तो यहाँ पे इसको रख करके आप एलसीएम निकाल करके बना सकते हैं। जो आपका तरीका आसान लगे उस तरीके से बना सकते हैं। चलिए अगला नंबर प्रश्न देखिए, बहुत बढ़िया प्रश्न है। प्रश्न करें कि भूमि से 100 मीटर की ऊंचाई तथा 60 डिग्री के उन्नयन कोण पर उड़ती पतंग की डोरी की लंबाई क्या होगी? देखिए बहुत बढ़िया प्रश्न है। यहाँ पे हम क्या करते हैं कि एक त्रिभुज यहाँ पे बना लेते हैं, मतलब त्रिभुज के तरीके से। ये इस प्रकार से है, ये कह रहा है 100 मीटर ऊंचाई पे है और कह रहा है कि ये आपकी जो पतंग की डोरी है जो कि 60 डिग्री के कोण पे ये क्या करती है? उन्नयन कोण पे ये है, यानी कि 60 डिग्री यहाँ पे कर लेते हैं। इसको मान लेते हैं ए, इसको मान लेते हैं बी, इसको मान लेते हैं सी। तो कह रहा है कि इसकी डोरी की लंबाई आप बता दीजिए। तो डोरी की लंबाई क्या करते हैं हम यहाँ पे एक्स वैल्यू मान लेते हैं। ठीक है, मान लेते हैं कि एक्स है। अब देखिए, ठीक है, नहीं मानेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। अब ये कह रहा है 60 डिग्री के, यानी कि यहाँ पे लंब और यहाँ पे ये हो गया कर्ण। ठीक है, यानी कि लंब और कोण की बात है, यानी कि हम निकालेंगे इससे साइन से। तो ये हो जाएगा साइन 60 डिग्री बराबर हो जाएगा क्या चीज? ए बी बटे यानी कि लंब बटे कर्ण, यानी क्या हो जाएगा? ए सी हो जाएगा हमका ए सी। ठीक है, अब देखिए साइन 60 का वैल्यू होता है √3/2। ठीक है, हमने रख दिया। ए बी के बदले यहाँ पे 100 दिया गया है और हमने ए सी के बदले यहाँ पे एक्स वैल्यू मान लिया है। ठीक है, चलिए एक्स मान लिया, या फिर हम AC ही लिख देते हैं। चलिए इसको AC ही लिख देते हैं। ठीक है, अब क्या हो जाएगा? इसको 3 गुणा करेंगे तो √3 में AC से करेंगे तो √3 AC हो जाएगा, बराबर 2 में 100 से करेंगे हो जाएगा 200। ठीक है, अब देखिए अभी AC बराबर क्या हो जाएगा? यहाँ हो जाएगा 200/√3। ठीक है, अब 200/√3 दिया गया है तब तो अच्छी बात है, नहीं तो इसका भी हम लोग परमीकरण कर देंगे। तो देख रहे हैं कि 200/√3 दिया गया है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा। अगला नंबर प्रश्न देखिए, हम सभी का प्रश्न कह रहा है कि 12 मीटर के ऊंचे खंबे की जमीन पर पड़ रही छाया की लंबाई जो है वह 4√3 मीटर है। ठीक है, सूर्य का उन्नयन कोण आपको बताना है। तो काफी बढ़िया प्रश्न। क्या करते हैं, यहाँ पे हम एक फिगर बना लेते हैं यहाँ पे इस प्रकार से। ठीक है, यहाँ पे हम देख पा रहे हैं, ध्यान से समझने का प्रयास कीजिएगा। मान लेते हैं ए, ये मान लेते हैं बी, ये मान लेते हैं आपका सी। कह रहा है कि 12 मीटर ऊंचे, यानी कि ये उसकी ऊंचाई दे देगी कितना? 12 मीटर। कह रहा है कि इसकी जो छाया है वो 4√3 मीटर है। तो यहाँ पे कर लेते हैं 4√3 मीटर। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे पूछ रहा है कि हमने उन्नयन कोण यानी कि थीटा का वैल्यू क्या होगा। तो आप ध्यान दीजिएगा, ये कह रहा है कि AB बटे आपको BC, यानी कि आपका ये लंब बटे आधार कह रहा है, यानी कि 10 में जा रहा है। तो 10 में जा रहा है, तो 10 में हम लोग यही ना जानते हैं AB बटे क्या चीज जानते हैं हम लोग जानते हैं BC। चलिए तो AB बटे BC, तो AB का वैल्यू 12 है और नीचे है 4 कितना है? 3 है। ओके, अब देखिए यहाँ पे घटाएंगे हम 4 तिहाई कितना हो जाएगा? 12। ठीक है, अभी हम सभी क्या गया 4 तिहाई 12 इनके ऊपर 3/√3 हो गया। अब 3/√3 हो गया तो इसको जब कटाएंगे √3 से यहाँ पे इसको, तो बच जाएगा क्या चीज? ये हो जाएगा केवल हम सबका √3, यानी कि 10 यहाँ पे देख रहे हैं tan थीटा बराबर हो जाएगा √3। तो जब ये √3 हो गया तो tan थीटा में किसका वैल्यू जो होता है √3 होता है। तो आप सभी जानते हैं कि tan 60 डिग्री का जो वैल्यू होता है वो √3 होता है, यानी कि √60 ये, यानी कि tan 60 यानी कि 60 डिग्री जो आपका हो जाएगा आपका आंसर, ये आपका बिल्कुल क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। समझ में आ रहा है ना? क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए जो होगा वो बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा। समझ में आ रहा है? चलिए आगे बात करते हैं अगले नंबर प्रश्न की। काफी बढ़िया प्रश्न था और ये रहा आपका धमाल मचाने वाला प्रश्न, काफी शानदार प्रश्न। प्रश्न कह रहा है कि 2 चर x और y में रैखिक समीकरण जो है वह ax + by + c = 0 के वास्तविक संख्याओं के समुच्चय में कितने हल होंगे? ये बढ़िया प्रश्न है। कह रहे कि x, y, ठीक है, कह रहे मैं रैखिक समीकरण जो है वह ax + by + c = 0 के वास्तविक संख्याओं के समुच्चय के कितने हल होते हैं, आपको ये बताना है। तो आप सभी को पता होनी चाहिए कि यहाँ पे इसका बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा ये ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि इनमें से यहाँ पे कोई नहीं होगा यार। ठीक है, क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर इसका पे डी हो जाएगा। ना ही 1 होता है, ना 2 होता है, ना 3 होता है, यानी कि इसमें से कितना होता है? आपको यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, की इनमें से कोई नहीं होगा।
आगे बात करते हैं। अगला प्रश्न हम सभी क्या कह रहा है यहाँ पे कि रैखिक समीकरण में चर के घात की संख्या कितनी होती है। तो रैखिक समीकरण क्या होता है, ax प्लस बी के रूप की होती है, ax प्लस बी के रूप की होती है। यहाँ पे चर के घात की संख्या कितनी है, 1 है, यानी कि ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर जो ए नंबर दिया गया है आपका, ए नंबर आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। 35 का कितना हो जाएगा आपका, ए नंबर हो जाएगा कि 1 होती है। ठीक है, द्विघात के लिए बात करता तो कितना हो जाता, 2 हो जाता। चलिए इसी प्रकार से एक और क्वेश्चन है, सोचने समझने वाला क्वेश्चन है, कह रहा है कि एक नोटबुक की कीमत जो है वह एक कलम की कीमत से 2 गुनी है। इस कथन की निरूपित वाला जो समीकरण है वो आपको उस समीकरण को बता देना है। देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन कि एक नोटबुक की कीमत एक कलम की कीमत की 2 गुनी है, यानी कि कलम की कीमत मान लिया हमने x, कह रहा है इसकी 2 गुनी है नोटबुक की कीमत, यानी कि हो जाएगा -2 और इसको मान लेते हैं हम, उसका कीमत होगा y यानी कि 0, यानी कि x - 2y बराबर 0 के वह बराबर है। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा, आपका ए नंबर आपका राइट उत्तर हो जाएगा। चलिए इसी प्रकार से अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है हम सभी का कि किसी मीनार की ऊंचाई 10 मीटर है, जब सूर्य का उन्नयन कोण 45 डिग्री हो तो मीनार की छाया की लंबाई जमीन पर क्या होगी, आपको ये बताना है। तो यहाँ पे भी हम एक चित्र बना लेते हैं। यहाँ पे कह रहा है ये आपका एक चित्र हो गया, फिगर हो गया, ठीक है, ये मान लेते हैं ए, इसको मान लेते हैं बी और इसको मान लेते हैं हम सी। ठीक है, कह रहा है कि जब यहाँ पे मीनार की ऊंचाई 10 मीटर दे दिया गया है, ठीक है, और इसके जो कोण है उन्नयन कोण 45 डिग्री दे दिया गया है। ठीक है, कितना दे दिया गया है, 45 डिग्री दे दिया गया है। अब पूछ रहा है कि इसकी छाया की लंबाई, यानी कि ये आपका बीसी पूछ रहा है, यानी कि लंब बटे आधार पूछ रहा है। ठीक है, यही ना पूछ रहा है, लंब बटे आधार कह रहा है, तो लंब बटे आधार किस में 10 में होता है, यानी कि 10 45 डिग्री बराबर हो जाएगी हम सभी ये क्या चीज, ए बी बटे हो जाएगी बी सी। अब देखिए 10 45 का वैल्यू कितने होती है, 1 होती है, आप सभी सबको पता है। चलिए, और ए बी का वैल्यू कितना है, 10 दिया गया, बटे आपको बीसी निकालना है तो बीसी हो गया। अब देखिए यहाँ पे तिरिय गुणा करेंगे, ऐसा कुछ नहीं है तो 1 लगा देंगे, अब बीसी में उनसे गुणा करेंगे हो जाएगा बीसी, और बराबर क्या हो जाएगा 10, यानी कि इसका भी 10 मीटर ही आएगा आंसर। यानी कि ऑप्शन आपका जो क्या कहाँ पे दिया गया है, आपका जो ऑप्शन नंबर यहाँ पे देख लेते हैं कहाँ पे देगा, ऑप्शन नंबर शायद डी में दिया गया होगा। हाँ, डी में दिया गया है, ऑप्शन आपका क्या है, डी नंबर में 10 मीटर ही होगा। ठीक है, क्या होगा, 10 मीटर ही होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी नंबर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हम सभी क्या कह रहा है कि यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि यदि एक ऊर्ध्वाधर खंबे की ऊंचाई तथा उसकी भूमि पर छाया की लंबाई समान है तो सूर्य का उन्नयन कोण क्या। अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे एक हम चित्र बना लेते हैं। यहाँ पे क्या कह रहा है कि ये ए बी हो गया, ये ए बी सी हो गया। ठीक है, ये कह रहा है कि यदि एक ऊर्ध्वाधर खंबे की जो ऊंचाई है, यानी कि ये एक्स मान लेते हैं, उसकी भूमि की छाया की लंबाई समान है, ये भी यानी कि एक्स है, यानी कि ये दोनों समान है, तब जो होगा वह सूर्य का उन्नयन कोण जो होगा वह कितना डिग्री होगा। तो ये याद रखिएगा कि जब ये दोनों बराबर आपस में हो जाएगी तो आपका यह 45 डिग्री ही होगा, क्योंकि एक आपका अभी ऊपर वाले क्वेश्चन में 10 था तो नीचे वाला में भी 10 ही आंसर आया, क्योंकि 10 45 का जो वैल्यूज होता है वह कितना होता है, 1 होता है। ठीक है, तो 1 से जब आप लोग गुणा करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, कुछ भी करेंगे तो 1 ही आता है, यानी कि क्या हो जाएगा आपका यहाँ पे 45 डिग्री हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी नंबर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं अगले प्रश्न की। काफी बढ़िया प्रश्न है, तो जो भी बच्चे अभी तक वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए फटाफट से कर लीजिए, दोस्तों में शेयर कर दीजिए। ठीक है, काफी जबरदस्त है। चलिए अगला क्वेश्चन, अगला नंबर प्रश्न देखिए, बहुत बढ़िया प्रश्न है। प्रश्न कह रहा है कि 2 खंबे 13 मीटर और 7 मीटर ऊंचे हैं और समतल जमीन पर ऊर्ध्वाधर खड़े हैं, यदि उनके पादों के बीच की दूरी 8 मीटर है तो उनके सिरों के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। जो कि बहुत बढ़िया प्रश्न है, काफी बार ये आपके एग्जाम में आता है, तो ध्यान से समझिएगा। कह रहा है कि 2 खंबा, यानी कि एक खंबा हम मान लेते हैं यहाँ पे एक 13 है, ठीक है, और ये आपका हो गया कितना, तो आपका ये हो गया 7। ठीक है, अब यहाँ पे ये कह रहा है समतल यानी कि जमीन पे है, और ये कह रहा है इसके सिरों के बीच की दूरी बताना, यानी कि ये इसकी दूरी बीच की दूरी आपको पूछ रहा है, यानी कि पूछ रहा है, ये मान लेते हैं ए, ये आपका हो गया बी सी डी और ये आपका ई। ठीक है, आप कोई भी मान सकते हैं। यहाँ पे कह रहा है ये 13 मीटर है, ठीक है, ये आपका 7 मीटर है, ठीक है, और आपका ए डी पूछ रहा है, यानी कि ये वाला आपको वैल्यूज पूछ रहा है, तो ध्यान दीजिएगा। और नीचे आपका 8 मीटर ये दिया गया है, कह रहा है कि 8 मीटर कहाँ दिया गया था, यहाँ पे दिया गया 8 मीटर इसकी पादों के बीच की दूरी, यानी कि 8 है, तो 8 जब यहाँ पे है तो ये ऊपर वाला भी 8 हो जाएगा, यानी कि ये भी 8 हो गया। तो जब हम सभी का ये 8 हो गया तो हम लोग को अगर ये पता चल जाता तो हम लोग आसानी से निकाल लेंगे। तो ध्यान दीजिएगा, इसके यहाँ से लेकर के यहाँ के बीच की दूरी 7 है, और यहाँ से लेकर के यहाँ के बीच की दूरी कितना है, कितना हो जाएगा, 7 ही हो जाएगा, क्योंकि ये आपको अब तो बराबर हो जाएगा ना, तो कितना हो जाएगा, ये आपका 7 हो जाएगा, यानी कि 7 हो गया ये
तो ये 13 में से 7 को घटा देंगे तो हम लोग को ये ऊपर वाला का मान पता चल जाएगा, यानी कि 13 में 7 करने कितना होगा 6 हो जाएगा, कितना होगा 6। तो हम लोग को ए का वैल्यू पता चलेगा कितना 6, यानी कि 6 हो गया। अब हम लोग को बताना है क्या चीज, हमको बताना है एडी। तो जब हम लोग को त्रिभुज में ये दो को पता चल गया, यानी कि आधार और लंब पता चल गया था, कर्ण निकालना है, तो आधार लंब पता चले, कर्ण निकालने के लिए दोनों का स्क्वायर कर देंगे वर्ग करके, ठीक है, जोड़ देंगे, ठीक है, यानी कि 6 का स्क्वायर प्लस क्या करेंगे 8 का स्क्वायर, ठीक है। तो 36 ये कितना जगह रूट में लगा देंगे इसको, 6 का 36 यानी कितना हो जाएगा 36 प्लस 8 28 64 हो जाएगा 64, ठीक है, ये आपका 64 है। जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा, ठीक है। रूट से बाहर करेंगे कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा, तो आपका 10 मीटर क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका ए नंबर हो जाएगा, बिल्कुल राइट जवाब हो जाएगा, क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए नंबर बिल्कुल ही जवाब हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि यदि जीवा ए बी वृत्त के केंद्र पर 60 डिग्री के कोण अंतरित करती है तो ए और बी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखाओं के बीच का जो कोण होगा ना वह कितनी डिग्री होगा, ये आपको पूछ रहा है, ठीक है। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है और इसका आपको जवाब याद रखना है कि वह लगभग 120 डिग्री हो जाएगी। क्या करिए, अगर वह 60 डिग्री करेगा तो उनके बीच तो ए और बी की खींची गई स्पर्श रेखाओं के बीच का जो कोण होगा ना वह दुगुना हो जाता है। कितना हो जाता है दुगुना, तो 60 का दुगुना कितना होगा, 2 से गुणा कर देंगे कितना हो जाएगा 120 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर कोण पी ना बात करता, जैसे इनके ए और बी के बिंदु के बीच की दूरी, स्पर्श कोण के बीच की दूरी ना पूछता, तो यह आपको क्या हो जाता है वह आधा हो जाता है, यानी कि आप 60 का जो मतलब कि वर्गमूल कर देते हैं हम लोग, यानी कि कितना हो जाता है अब ये मतलब आधा हो जाता है, ये क्या हो जाता है, ये आधा होता है लेकिन अब ये दुगुना होता है। लेकिन देखिए ध्यान दीजिएगा, यानी कि ए बी का अगर बीच की दूरी पूछेगा, स्पर्श रेखा कोण के बीच की दूरी, तब तो दुगुना कर दीजिएगा, लेकिन अगर वृत्त के केंद्र की दूरी पूछेगा तब आधा कर दीजिएगा, ठीक है। तो 60 का दुगुना हो जाएगा 120, अगर 120 दिया गया रहता और पूछता केवल किसका, केंद्र के बीच की दूरी, तो आपका हो जाता 60, ठीक है, तब आधा हो जाता, लेकिन यहाँ पे 120 होगा। अगला देखिए, अगला प्रश्न हम सभी क्या कह रहा है, बहुत बढ़िया प्रश्न है। प्रश्न कह रहा है कि यदि किसी वृत्त के केंद्र से किसी जीवा पर डाला गया लंब जीवा को क्या कहलाता है, यानी कि क्या कहते हैं, उसको याद करके तो उसे कहते हैं मतलब क्या करता है, तो उसे समद्विभाजक करते हैं, यानी कि 2 बराबर हिस्सों में वह बांट देता है, ठीक है, समद्विभाजित करता है यानी कि 2 बराबर हिस्सों में बांट देता है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए, जितने भी बच्चे अभी तक लाइक वीडियो को चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया फटाफट से करो यार, जल्दी से करो, समय काफी कम है। अगला प्रश्न हम सभी का बहुत बढ़िया प्रश्न है। प्रश्न यहाँ पे कह रहा है 42 नंबर हम सभी का प्रश्न कि x - y/5 - 10 = 0 में b का वैल्यूज कितनी है, आपको ये बताना। काफी बढ़िया प्रश्न है। तो आपसे जानते हैं कि ये ए होता है, ये बी होता है, ये सी होता है, ये आपका 0 का 0 यहाँ ही, तो ए यहाँ पे बी क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे -y/5 है, तो -y तो y आपका तो बाहर रहता है, यानी कि -1/5 हो जाएगा, क्या हो जाएगा -1/5, क्या ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है, क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। समझ में आ रहा है। चलिए अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे कह रहा है कि x बराबर अगर 3y है तो c का वैल्यू ज्ञात कीजिए। तो x बराबर 3y, तो x इसको पक्षांतरित करेंगे हो जाएगा -3y बराबर हो जाएगा यहाँ पे 0। अब यहाँ पे c का वैल्यू क्या होगा, तो 0 ही होगा। क्यों होगा, क्योंकि यहाँ पे c कांस्टेंट है यानी कि 0 है, तभी तो ये आपका वैल्यूज आ गया है, केवल इतना ही या फिर इतना ही दिया गया है, तो यानी ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, तो अगला प्रश्न हम सभी का है कि द्विघात समीकरण 4x² प्लस का 4x प्लस का 1 बराबर 0 की मूलों की प्रकृति होगी, वह क्या होगी। तो इसको ज्ञात करने के लिए आपको d का वैल्यूज निकालना होता है। तो d बराबर क्या होता है आपका b² माइनस का 4ac होता है। तो b² इनके 4, ये b का मान क्या है 4 है, तो 4 का स्क्वायर 16 माइनस 4 गुणे a का वैल्यू कितना है 4 और गुणे c का वैल्यू कितना है तो 1 है, यानी कि 16 माइनस 4 चौका 16 कितना हो जाएगा, आप जो हो जाएगा 0, यानी कितना हो गया 0। तो फिर क्या होगा आपको बताइए, आप याद करके जरूर रखेंगे, वास्तविक और बराबर होता है। क्या होता है, वास्तविक और बराबर होता है, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाता है इसका बी नंबर आंसर हो जाता है। चलिए अगला प्रश्न 45 नंबर प्रश्न। अगला प्रश्न कह रहा है कि समीकरण 7x² माइनस का 12x प्लस का 18 यानी कि 18 बराबर 0 के मूलों के योग एवं मूलों के गुणनफल का अनुपात क्या होगा। यानी कह रहा है कि अल्फा प्लस बीटा कमा अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू जो होगा वह क्या होगा। तो ध्यान दीजिएगा, इसका अनुपात आपका पूछ रहा है। तो अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है -b/a, तो -b यानी कि -12 दिया गया, तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, यानी कि 12/1 ऐसे में क्या हो जाएगा 12/7, क्या हो जाएगा 12/7 और कमा सी और अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू होता है आपका जो फॉर्मूला होता है c/t, तो 18/, कितना हो जाएगा यहाँ पे हो जाएगा आपका 7, ठीक है। अब देखिए, अब इसका पूछा है कि अनुपात क्या होगा, यानी कि 12/7 कमा 18/7, तो आप निकाल दीजिए अनुपात, तो 12/7 भागे 18/7, ठीक है। अब देखिए ध्यान से, अब 12/7 अब गुणा करेंगे तो नीचे वाला ऊपर वाला नीचे चला गया, 7/18 हो जाएगा, 7 से 7 कट गया, या 12/18 हो गया,
ठीक है। अब यहाँ पे करेंगे हम लोग तो क्या कर देंगे, यहाँ पे 6 से कटाते हैं, 2 का 6 और यहाँ पे हो जाएगा 9, ठीक है। फिर कटाते हैं, इससे हो जाएगा यहाँ पे 3 दूनी 2 3 6 और यहाँ पे 3 3 का 9, यानी कि 2:3 आएगा। कितना होगा, 2:3। तो ठीक है, 2:3 कहाँ पे दिया गया है, ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है। कहाँ पे दिया गया, ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है। तो आपका ऑप्शन नंबर जो डी दिया गया आपका बिल्कुल क्या हो जाएगा, राइट उत्तर हो जाएगा। समझ में आ रहा है ना। चलिए आगे बात करते हैं प्रश्न की। अगला नंबर प्रश्न देखिए, बहुत बढ़िया प्रश्न है। प्रश्न कह रहा है कि यदि समीकरण 3x² - 10x + 3 = 0 का एक मूल जो है वो 1/3 है, तो दूसरा मूल ज्ञात कीजिए। यानी कि अल्फा बराबर का वैल्यू यहाँ पे दिया गया है 1/3, तो बीटा का वैल्यू यहाँ पे पूछ रहे हैं कि बीटा का वैल्यू क्या होगा। तो इसको ज्ञात करने के लिए हम सभी जानते हैं कि अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है -b/a, ठीक है। तो अल्फा प्लस बीटा यानी कि अल्फा के बदले हम लोग को 1/3 दिया गया है, प्लस बीटा, बीटा निकालना है तो बीटा का बीटा रहने देते हैं -b। तो यहाँ पे माइनस माइनस, अब ये b का वैल्यू कितना है -10 है, तो माइनस माइनस क्या होगा, प्लस हो जाएगा, यानी केवल 10 हो जाएगा। 10 बटे कितना हो जाएगा, a का वैल्यू कितना है 3, यानी कर देंगे 3। अब देखिए ये 1/3 प्लस b है, बीटा है, तो बीटा इसको पक्षांतरित करेंगे तो बीटा बराबर क्या हो जाएगा 10/3 माइनस का 1/3। अब इसका हम एलसीएम करेंगे अगर बीटा बराबर, तो क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। अब 3 से 3 कट जाएगा, नहीं हो जाएगा 10, और ये 3 से 3 कट जाएगा, बचेगा 1, यानी कि 10 में से 1 के कितना हो गया 9, यानी कि बीटा बराबर जाएगा 9/3। तो 9/3 यानी कितना हो जाएगा 3, तो 3 आपका बिल्कुल राइट आंसर इसका हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी नंबर आपका बिल्कुल ही राइट जवाब हो जाएगा। समझ में आ रहा है। चलिए काफी जबरदस्त है। अगला देखिए प्रश्न। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे प्रश्न कह रहा है कि 3 असंरेख बिंदुओं से होकर कितने वृत्त खींचे जा सकते हैं। मान लीजिए ये आपका असंरेख बिंदु, से कितने वृत्त आप खींच सकते हैं जी, तो बिल्कुल आप एक ही वृत्त खींच सकते हैं। ऐसा थोड़ी ना ऐसे होकर के आप 50 को वृत्त खींच देंगे, नहीं खींच सकते, एक वृत्त खींच सकते हैं, यानी कि आपका एक आपका राइट जवाब हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न है आपके स्क्रीन पे और प्रश्न कह रहा है कि त्रिभुज के शीर्षों से गुजरते हुए कितने वृत्त खींचे जा सकते हैं। त्रिभुज के शीर्ष से, तो बात तो वही हो गया कि असंरेख बिंदु से, या फिर वही ये त्रिभुज आप क्या हो गया, इसके शीर्ष मिला करके अगर आप वृत्त अगर खींचे, मतलब ये सट नहीं रहा हमसे, ये सटा लीजिएगा, ठीक है। तो सटेगा तो आपका एक ही वृत्त खींचेगा, तीनों अगर रेखा ये आपका शीर्ष से होगा तो आपका क्या हो जाएगा, इसका भी आपका एक आपका डी नंबर आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी यानी कि 1। अगला देखिए प्रश्न, काफी बढ़िया प्रश्न है। प्रश्न कह रहा है कि 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाली वृत्त की एक जीवा वृत्त के केंद्र पर समकोण बनाती है, तो उस जीवा की लंबाई क्या होगी। बहुत बढ़िया क्वेश्चन कह रहा है कि 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाली वृत्त की एक जीवा जो है वो वृत्त के केंद्र पर क्या बनाती है, समकोण बनाती है, यानी कि वो 90 डिग्री वहां पे बनाती है। तो वृत्त की जीवा की लंबाई जो होगी वह कितनी हो जाएगी, तो उसकी जीवा की लंबाई हो जाएगी वह 10√2 हो जाएगी। कितना हो जाएगी, 10√2 हो जाएगी। ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर सी नंबर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। ये डायरेक्ट बता दिए क्योंकि थोड़ी सी इसमें सॉल्व करने की जरूरत है, आपको आगे जब सब्जेक्टिव होगा तो बता देंगे इसको, इसलिए यहाँ पे सॉल्व नहीं कर रहा है। ठीक है, सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है। चलिए अगला नंबर प्रश्न देखिए, काफी बढ़िया प्रश्न है। प्रश्न कह रहा है द्विघात समीकरण ax² + bx + c = 0 है, तो इसमें x का मान क्या होगा। ये काफी आसानी, ये फॉर्मूला ही होता है। तो आप सभी जानते हैं क्या चीज, आप जानते हैं x बराबर आप जानते हैं कि -b + -√b² - 4ac/2a, ठीक है 2a। तो यहाँ पे ऑप्शन कहाँ पे देगा, ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है कि -b + -√b² - 4ac अब बट्टे यहाँ पे दिया गया है 2a, ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। इसके लिए वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करिए, दोस्तों में शेयर कीजिए। आगे की इस तरह कमल वीडियो के साथ हम आपको मिलते रहेंगे। और इसके पहले जितने भी वीडियो देखे हैं सारे वीडियो देखिए, क्योंकि इसके बाहर आपके एग्जाम में क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा, ये बात आप ध्यान में रखिएगा और अच्छे से तैयार कीजिए। कोई दिक्कत होता है नीचे कमेंट करके हमें बताते रहिए। जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए।